सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर। गूंज का वक्त हो चला है। मैं हूं आपके साथ आपकी एंकर, आपकी होस्ट रोबिका लियाकत। महाराष्ट्र में आज महाविकास आघाड़ी ने सीटों की तालमेल के लिए मान मनोबल का सिलसिला शुरू कर दिया है। ये दौर हमें भी दिखा। कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट पहले सुबह शरद पवार से मिलने के लिए उनके घर सिल्वर ओक पहुंचते हैं। उसके बाद करीब 1 बजे वो उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मातोश्री पहुंचते हैं। मातोश्री में बाला साहेब थोराट और उद्धव ठाकरे के बीच लगभग 2.5 घंटे चर्चा होती है। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं एक बैठक का। 3 बार उस बैठक का वक्त बदल दिया गया है। दोपहर 3:30 बजे मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में महाविकास आघाड़ी की बैठक होनी थी, लेकिन अब तक वो शुरू नहीं हो पाई है। 4:51 हो गए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि आज महाविकास आघाड़ी का झगड़ा निपट जाएगा और निपटा लिया जाएगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात करते ये तमाम नेता अभी एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र की ही बात नहीं है, झारखंड में भी ऐसा ही हुआ। उपचुनावों वाले राज्य में भी विपक्षी गठबंधन में विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है और इस विवाद में कई सारे किरदार नजर आ रहे हैं। कैसे? देखिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही है कि उतरो ना भैया चुनाव में, लेकिन सीएम चेहरे के साथ, और सीएम किसी को भी बना दो, थोराट जी को ही बना दो, लेकिन सीएम का चेहरा बहुत जरूरी है, यह कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे की तरफ से। पेच सिर्फ सीएम चेहरे पर नहीं फंसा है ना, पेच तो अलग अलग सीटों को लेकर भी फंसा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले खुद कह रहे हैं कि 25 से 30 सीटों पर अभी भी दिक्कत हमारी बनी हुई है, हम वो जल्दी सॉल्व कर देंगे, खुद कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वहां झारखंड में मनोज झा क्या कह रहे हैं? पार्टियां बीजेपी के साथ आंख मिचौली जो कर रही हैं, और वो कौन सी पार्टी है? जेएमएम की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में नहीं हुई, हम दुखी हैं, ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। उनकी पार्टी 12-13 सीटों पर आस लगाकर बैठी। हेमंत सोरेन और कांग्रेस सिर्फ 11 सीटें तेजस्वी और लेफ्ट को, 2 पार्टियों को मिलकर दे रहे हैं। यानी पिछली बार 7 सीटों पर लड़ने वाली आरजेडी इस बार कह रही है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए, लेकिन वो मिलेंगी इसकी गुंजाइश दिख नहीं रही है। उधर उत्तर प्रदेश आप आ जाइए। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में इस वक्त सुई पटक सन्नाटा है, यानी पिन ड्रॉप साइलेंस है। समझ ही नहीं आ रहा है कि वहां पर हो क्या रहा है। ये लोग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे नहीं पता है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस कह रही है 4 सीटें चाहिए हमको, 9 उपचुनाव की जो सीटें हैं उनमें से 4 सीटें हम चाहते हैं। लेकिन आप देखिए, हरियाणा चुनाव का नतीजा आता है अगले ही दिन। अखिलेश यादव क्या करते हैं? 9 में से 6 सीटों पर नामों का ऐलान कर देते हैं और 2 सीटें अभी बचती। उसके बाद एक और सीट आई और अब 2 सीटें बचती। 2 सीटें कौन सी है भाई बताइए? 2 सीटें, पहली है गाजियाबाद। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं, एक 2004 में उपचुनाव में जीती थी, उसके अलावा सपा वहां कभी नहीं जीती है। कांग्रेस आखिरी बार उस गाजियाबाद की सीट पर 2002 में जीती थी, आज से 22 साल पहले। फिर दूसरी पार्टी है खैर। खैर में कभी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत नहीं दर्ज की गई है। हाँ, कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी आज से 44 साल पहले 1980 में। यानी ये दोनों सीटें वो हैं जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए दूर की कौड़ी है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतार दिए हैं, कांग्रेस को झटका दे दिया है। कांग्रेस की कमजोर नब्ज बुधनी सीट पर अखिलेश की पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। होगा क्या? वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस यहां शिवराज के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई थी और वहां पर अखिलेश यादव ने खेल बिगाड़ दिया। इन्हीं विवादों में अब बीजेपी चुटकियां ले रही है। इंडिया गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन कह रही है, गाठबंधन कह रही है। कोई इस लड़ाई को आपसी महत्वाकांक्षा की जंग बता रहा है, कोई कह रहा है ये मौका जो है एनडीए को इंडिया गठबंधन की आपसी लड़ाई की वजह से मिल गया है। और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 का जो मोमेंटम, जैसा कांग्रेस कह रही थी कि देखिए 99 पर आए, अब धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़त होती है, तो ये मोमेंटम बिगड़ रहा है, बिखर रहा है कि संवर रहा है? शुरू करते हैं इसी पर गूंज। अब जिन जिन
जिन पार्टियों के बारे में मैंने आपको बताया, जहां कश्मकश है, जहां पर आपस में उठापटक है, वो सारी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है यूबीटी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट के। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। वरुण पुरोहित जी आज स्टूडियो में पधारे हैं। वरुण जी खंबा गणी हुकम और घणो स्वागत है आपरो अठे स्टूडियो में। और हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस को बहुत अच्छे से जानते हैं, इनके पिता खुद कांग्रेस के एक बड़े नेताओं में से थे। प्रोफेसर भुवन जोशी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, स्टूडियो में इनफैक्ट हमारे साथ हैं। और ये है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है जोशी जी आपका भी। नवल किशोर जी आपसे कुछ ही देर में जुड़ेंगे, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है मेरी दोस्त शुभ्रास्ता, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सिर्फ राजनीतिक विश्लेषक नहीं है, कई बार वो नाराज हो जाती हैं कि मैं केवल राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, मैंने बाकायदा बहुत लोगों को और खासकर पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रैटेजीज बना कर दी है, किस सीट पर कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का है, ये पढ़ाई लिखाई करती हूँ भाई, ये भी मेरी पहचान है। तो शुभ्राज साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं डिबेट। शुरुआत आनंद जी आपसे। आनंद जी क्या हो रहा है, सच बताइए ना, ये हरियाणा के चुनाव के बाद खेल हुआ है कि आपको लग रहा है कांग्रेस में वो बात नहीं है, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और अगर मान रहे हैं तो फिर पेच कहाँ अटका है? रूबिका जी नमस्ते। 70 के दशक में एक पिक्चर आई थी मेरे अपने, उसमें गाना था हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक है। तो सब ठीक ठाक है। अब राजनीति में जब एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां सब चाहती कि ज्यादा ज्यादा सीटें हमें मिले, क्योंकि हम जीतने वाले हैं। जहां जैसे आपने सुना होगा कमाऊ पूत, वैसे एक होता है जिताऊ सीट। तो जब जिताऊ सीट की बात आती है तो हर आदमी चाहता है कि भाई हम जीत जाएं, हम जीत जाएं, हम लड़ लें, हम ज्यादा जीत जाएं। ये बहुत लोकतंत्र में स्वस्थ बात होती है। ठीक है। जहां पर स्वस्थता होती है, जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर उत्साह होता है, जोश होता है, वहीं पर ये सब कुछ होता है। अब जहां उदासीनता है, जहां नरमी पड़ी हुई है, जहां पता है कि हम नेता विपक्ष बनेंगे, हम सत्ता में नहीं आने वाले, तब वहां तो पहली लिस्ट आप 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दो और चाहे 10 दिन बाद डिक्लेयर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो महायुति और महाविकास आघाड़ी में आप देख रहे हैं कि महायुति ने सीटें जल्दी डिक्लेयर कर दी हैं और महाविकास आघाड़ी समय ले रही है। तो जो समय लेता है आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप फैक्ट से इधर उधर नहीं होते हैं। हरियाणा में भी इन लोगों ने सबसे पहले सीटें जो है लिस्ट जो है वो जारी कर दी थी। हरियाणा में तो जीते वही, वो सुधांशु त्रिवेदी जी भी आ गए हैं। लेकिन पहले आप अपनी बात फिनिश कर लीजिए। देखिए ऐसा है कि हरियाणा में कांग्रेस जीत सकती थी, कांग्रेस अच्छा कर रही थी, कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली थी, लेकिन एक रणनीति में कमी रह गई, सबको साथ लेकर नहीं चल पाई। कुछ चीजें अगर सुधार लेती तो कांग्रेस वहां सरकार बनाती। इसीलिए हमने उनकी निंदा भी की थी, हमने उनको आईना भी दिखाया था, हमने कहा था कि अति उत्साह, अति आत्मविश्वास आपको ले डूबा। ये गलती आप झारखंड में और महाराष्ट्र में नहीं करना, ये हमने समझाया था। आप क्यों करेंगे? इसीलिए तो आज मेरा सवाल है ना कि वो जो मोमेंटम आपको लग रहा था कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो 250 के आसपास टिक गए हैं, अब ये मोमेंटम बिल्डअप होगा, अगले आने वाले लोकसभा चुनाव तक सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में वो नहीं हुआ, और मैं ये बात मानती हूँ कि उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए आप साम दाम दंड भेद क्यों नहीं अपनाएंगे? भाई राजनीति है। लेकिन सुधांशु जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो मैं उनका जवाब चाहती हूँ। लेकिन शुभ्रास्ता ये बताइए ना मुझे, ये जो पार्टियां हैं ये इनकी महत्वाकांक्षा है या फिर हरियाणा की जीत का साइड इफेक्ट? रूबिका जी अगर मैं आज कुछ कहूं तो आप भी नाराज मत होइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चुनाव के बाद मीडिया में एक पक्ष उछाला जाता है कि ये चुनाव 2029 का मोमेंटम है, और अब 2029 के बाद फिर वो अगले 5 साल के मोमेंटम की बात होगी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ रूबिका जी, आप तो ग्राउंड पे नेशनली इंटरनेशनली हर जगह ट्रैवल करती हैं, क्या एक चुनाव मात्र से किसी भी सरकार के 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, सरकार के 5 साल का आकलन किया जा सकता है? ये बात बिल्कुल सच है कि किसी चुनाव में हार और जीत, उससे कार्यकर्ताओं के लेवल पे बहुत फर्क पड़ता है। बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता होते हैं वो एनर्जाइज जरूर होते हैं, लेकिन दो अलग अलग विषय हैं, दो अलग अलग मुद्दे हैं। इनको कहने के बावजूद मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जब विपक्ष जो हमारे देश का है, अगर वो इतना समझदार होता और अगर वो इतना मेहनती होता तो आज हम किसी मुद्दे पे बात कर ही नहीं रहे होते रूबिका जी।
क्योंकि जब मोमेंटम विपक्ष के पास था, अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि विपक्ष के पास मोमेंटम 2000 ये जो आपका चुनाव हुआ 2024 का चुनाव हुआ उसके बाद था, हाँ। और विपक्ष ने अपनी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी की कि भाई हम तो सत्ता पर काबिज हैं, हम विपक्ष में नहीं बैठे हैं, बिल्कुल, हम बिल्कुल। सत्ता पक्ष में बैठे हैं। तो आज वो सत्ता पक्ष से बाहर क्यों नजर आ रहे हैं? इसका जवाब यही जितने भी पार्टी के प्रवक्ता आप आज बैठे हुए हैं, शुभ्रास्ता जी, इसका जवाब मैं नवल आखिर किशोर जी से। हरियाणा के एक रिजल्ट के बाद ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ हरियाणा का साइड इफेक्ट तो नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि आपस में ही भिड़ रहे हैं, सिर पुटअव्वल चल रहा है, सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। तो आपके पास तो पूरा मौका था सर, वो 25 साल पुराना आपका दोस्त शिवसेना, आपकी साथी, द फर्स्ट लवर, मना लेते ना सर, काहे नहीं मनाया? देखिए, आज शिवसेना के किसी भी कार्यकर्ता से अगर पूछा जाए उसके दिल की बात, तो जो दिल की बात होगी उसके जुबान पे आ जाएगी। ठीक है, वो आवाज उनके नेतृत्व के कान तक कब पहुंचेगी ये तो वक्त बताएगा। मगर मैं रूबिका जी एक बात कहना चाहता हूं, जैसे अभी शुभ्रास्ता जी ने सही कहा, एक चुनाव ने क्या माहौल बदल दिया। जानते हैं इस समय इंडी गठबंधन में क्या हो गया है? ये राहुल गांधी की ऐसी मोहब्बत की दुकान है, मगर इस दुकान में जानते हैं रूबिका जी समस्या क्या है? इस मोहब्बत की दुकान में मजनू बहुत है और लैला एक है। एक ही लैला के सारे मजनू हैं और उसी वोट बैंक के लिए सारे के सारे की आंख लगी हुई है। वही सपा और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में है, और वही आरजेडी जेएमएम के बीच में झारखंड में, और वही एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में महाराष्ट्र में। तो अब समस्या क्या है? और इसमें इनका डर नाजायज भी नहीं है रूबिका जी। हाँ। कारण क्या है कि जो लोग, इमरान मसूद जैसे लोग जो कि उस समय समाजवादी पार्टी में थे, मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे वाले 2014 में, और देखिए कांग्रेस उनको ले आई और अपनी पार्टी में लाकर उनको सांसद बना दिया। तो अपने ही दोस्त की झोली से सामान निकाल के अपनी झोली में रख लिया। तो अब इनको डर लग रहा है, क्योंकि जो सामान आज इनका है कल किसी और का था। वही वोट बैंक जिसके लिए इंडिया गठबंधन बना था, वो वोट बैंक, यानी मैं साफ शब्दों में कहूं मुस्लिम वोट बैंक पहले कांग्रेस का था, सपा का है। सपा को डर है दोबारा ना उधर चला जाए। और देखिए नए नए दावेदार, शिवसेना भी मुंबई की 19 सीटों पे दावा कर रही है जहां पर कि कभी वो हुआ करता था। इसलिए कहावत होती है रूबिका जी, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, कहा जाता रजिया फंस गई गुंडों में। गुंडा शब्द नहीं कह रहा हूं, यहां रजिया फंस गई इंडिया में। अब ये सब कह रहे हैं भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ हिस्सा ज्यादा आना चाहिए, मेरी तरफ देख, ये इनकी समस्या आ रही है। और मैं एक सीरियस नोट पे बात कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, स्वार्थ, सुविधा और अविश्वास से भरे हुए गठबंधनों का यही हश्र होता है। ये दोनों दल एक दूसरे को ऐसे गले मिला रहे हैं, जानते कैसे गले मिल रहे हैं? जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिले था, और दोनों के मन में था कौन किसको निपटा कर पूरी गद्दी पर जाकर कब्जा कर ले। ये इनकी मोहब्बत की दुकान बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर, और बहुत जिसे कहते हैं ना कि हल्के अंदाज में भी सही और गहरे तौर पर भी बता दिया है कि वोट बैंक एक है, सीट एक है, महत्वाकांक्षा एक है, इसीलिए आप भिड़े, मतलब मिठाई का टुकड़ा एक, खाने वाले अनेक। रूबिका जी, 2024 का लोकसभा चुनाव एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 28 सीटें लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र का सकल हिंदू समाज त्याग दिया, इसके लिए 9 पर आ गए। हम 21 लड़े, हम 9 आए, ये 28 लड़े, ये 9 आए। तो आप सोचिए कि हिंदू समाज इनको कितना सम्मान देता है और इनसे कितना प्रेम करता है। ये जो हिंदू समाज इनसे दूर हुआ है ना, इसीलिए मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, हम डटेंगे और तभी आप हटेंगे और तभी आपके वोट घटेंगे। ये सबको पता है रूबिका जी। ये इनके साथ न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न नौजवान है, न किसान है। ये विचलित, ये पीड़ा, ये बेचैनी बीजेपी की है। कहते हैं नहले पर दहला। सुधांशु जी, बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे। वैसे मैं अपने प्रिय भाई आनंद दुबे जी से कहना चाहूंगा, जरा बूथ वाइज डाटा निकाल लीजिए तो समझ में आ जाएगा किसके वोट के दम के ऊपर किसको कितनी पहचान मिली है। और मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, यहाँ ना हरियाणा में ना पहलवान मुद्दा था,
न किसान मुद्दा था, न जवान मुद्दा था। गौर से देखिए तो हरियाणा के चुनाव की पहचान थे ममन खान। 98,000 वोट से जीते थे, जिन्होंने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। हुड्डा साहब 70,000 से जीते, ममन खान फिरोजपुर झिरका से 98,000 से जीते। मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती। और लोकसभा में आनंद दुबे जी सबसे बड़ी जीत कहां से हुई? धुबरी की सीट असम की, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। राहुल गांधी की 3 गुनी बड़ी विक्ट्री उन्होंने प्राप्त की। और असम में कहा जाता है धुबरी को मिनी बांग्लादेश। तो सबको समझ में आता है कि किस वोट के दम पर किसको सत्ता की चमक दिखाई पड़ती है। और लोकसभा, एक लाइन कह दो सुधांशु जी, फिनिश एक लाइन कीजिए। कर हाँ, दो। क्योंकि मेरे 3 लोकसभा में तो आशा नहीं थी आनंद जी, लोकसभा में लग नहीं रहा था कि कुछ मिलने वाला है, और जरा सी चमक दिखाई पड़ी है तो एक दूसरे के ऊपर धमक दिखाई पड़ने लगी। 5 सेकंड, ओके, 5 सेकंड भाई, 5 सेकंड। रूबिका जी, जिस पार्टी का नाम कोई चुरा ले जाए, चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले जाए, मशाल एक नया चुनाव चिन्ह लेकर अगर हम 21 से 9 पे आ गए, अगर आज बीजेपी का कमल कोई चुरा ले जाए और बीजेपी 21 में से 1 भी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, क्योंकि कमल 40 साल 50 साल पुराना सिंबल है। आप उसको लेके जा रहे हो। हम मशाल 4 महीना पहले पाए, हम उसको लेकर गए, गांव-गांव तक पहुंचने में समय लग गया। ये किया भी किसने? आनंद जी बताइए ना, आप तो बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करने वाले हैं ना, अपने साथियों को भी नहीं बख्शते हैं जब आप विश्लेषण करते हैं। 2019 में आपने जितने सीटें लड़ी उससे कम सीटें आपने जीती, उसके बावजूद दोगुनी सीटें जीतने वाली पार्टी से सीएम पद मांगा। आज आपके नेता ये कहते फिर रहे हैं कि कोई सीएम हो कोई परेशानी नहीं है। मतलब जिस सीएम पद के लिए आपने पुराना साथी छोड़ दिया, पार्टी टूट गई, आज उसी पर आप कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हो गए। बात रूबिका जी सीएम पद की नहीं है, बात है वचन की, वचनबद्धता की। मातोश्री के कमरे में बैठकर वचन दिया गया था कि हम आधे आधे पर बात करेंगे। 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। कहा था आनंद जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मन से कहा था जिसको जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी उसका सीएम होगा। अब जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, बात इस पर आई थी। आधे आधे की बात हुई थी रूबिका जी। अब मैं उस बात पे जाऊं। आनंद जी रुकिए ना, क्योंकि मेरे जहन में अभी नवल किशोर जी भी चल रहे हैं और पुरोहित बनामी चल रहे हैं और प्रोफेसर जोशी भी। इन तीनों से मैं बात करना चाहती हूँ। नवल किशोर जी, माफी चाह रही हूँ, थोड़ा देर से आई हूँ, लेकिन फिर भी ये जेएमएम पर आप तंज कस रहे हैं। मतलब भाई पिछली बार 7 सीटें लड़ी थी कांग्रेस, और कितना पीछे हटे कि आप मान जाएंगे? जेएमएम की तो सरकार है भाई, वो कितना पीछे हटे कि आप मान जाएंगे? आप कह रहे कुनबा बढ़ना चाहिए, तो लेफ्ट आ रही है ना, मान जाइए ना, काहे इतना नाराज हो रहे हैं? देखिए रूबिका जी, हमारे लिए तो ये कोई समस्या ही नहीं है। हम लोग जब साथ में बात करते हैं और संवाद करते हैं तो ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब साथ होते हैं। ये तो सुधांशु जी से पूछिए, उनको तो समस्या होगी ही मोहब्बत की दुकान से। जो पार्टी नफरत के प्रयोगशाला और उद्योग चलाती हो वो तो उसको तो समस्या होगी ही। आपने देखा नहीं, केवल मुसलमान का ही नाम लिया पूरे भाषण में। 20 करोड़ जनता को डिमोनाइज करने का कसम खाकर रखा है भाजपा और संघ ने, तो ये बात तो होगी ही। जहाँ तक झारखंड में हमारी बातचीत चल रही है, आप उसको उठापटक कह सकते हैं, लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बने ताकि हम बीजेपी को वहाँ पर हरा सकें। आपने हरियाणा का बार बार नाम लिया, लेकिन ये बताना भूल गए कि वो बोल रहे हैं कि न किसानों की जीत है, न पहलवानों की है, न नौजवानों की है। तो भैया कांग्रेस को 11% वोट कैसे ज़्यादा आ गया? जो वोट का अंतर है वो 1% मामूली अंतर है। आप अगर जनादेश को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपने मुंह की खाई है। सही बात ये है कि भाजपा की साख दिन पर दिन गिरती जा रही है और राख की तरफ बढ़ रही है, और यही चिंता का विषय है। और यही कारण है कि तमाम तरह के जो प्रयोग हैं वो करने पर तुले हुए हैं, बटेंगे कटेंगे। वहाँ पर देश के कैबिनेट का मेंबर जो कि संविधान का शपथ खाया है, वो क्या कह रहा है कि हिंदू का स्वाभिमान यात्रा निकाल रहा है। हाँ। आप बताइए कि जो संविधान की कसम खाते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सेकुलरिज्म की बात करता है, वहाँ का कैबिनेट मेंबर जो है वो वहाँ पर जाकर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि नवल किशोर जी, मुसलमान ज्यादा है, नवल किशोर जी, मैं आप ही का सवाल पूछ लेती हूँ और थोड़ा आसान भाषा में पूछ लेती हूँ। ये आप लोग पार्टियां चुरा लेते हैं सुधांशु जी, आप इनका वोट बैंक भी चुरा लीजिए ना, आपके पास तो पूरा मौका है। 80-20 काहे कर रहे हैं? 20 के दिल पे राज कर लीजिए।
जो नवल किशोर जी कह रहे हैं तो मैं भी देखिए, इनसे बात हम कहता हूँ तो- चुनौती के साथ। आज हमने आरिफ मोहम्मद खान साहब को केरल का गवर्नर बना रखा। मैं चुनौती से कहता हूं, आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल इस्लाम का कोई राजनीतिक व्यक्ति हो तो बता दें। मैं मुल्ला मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पार्टी का कोई बड़ा नेता, उनसे मुस्लिम नेता उनसे बेहतर इस्लाम की जानकार रखता हो तो बताइए, हम ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर कलाम को हमने राष्ट्रपति बनाया था, राज्यपाल और राष्ट्रपति दो के। डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंसदान पिछले 300-400 सालों में पूरे इस्लामी जगत में हुआ तो बता दीजिए। आप दोनों के खिलाफ थे। बस यही अंतर है, हम कलाम साहब और आरिफ खान साहब जैसे लोगों को समर्थन करते हैं, हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न देते हैं, और आप बुरहान वानी, याकूब मेनन, जाकिर नायक, इशरत जहां इनके साथ होते हैं। तो यहां मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, कट्टरपंथी पहचान का है और देश की पहचान का है। हमें अच्छा और सच्चा मुसलमान अच्छा लगता है, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। देखिए यहां समस्या क्या, इन्होंने कहा बटेंगे तो कटेंगे। नवल किशोर जी, आप तो प्रोफेसर हैं, ये बताइए। हाँ बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, आपको साफ समझ में आएगा। हमको तो बचपन से कम्युनिस्ट इतिहासकारों की किताबों में बताया गया कि भारत इतना महान देश था, फिर भी गुलाम क्यों रहा? क्योंकि हम आपस में जात पात में बटे रहे, यही बताया गया। चलिए अंग्रेजों के जमाने में आप कह देंगे हिंदू मुसलमान में बांट रहे थे। ये बताइए जब मुगल आए तो ये बताइए, अगर जयचंद और पृथ्वीराज बटे नहीं होते तो गोरी काट पाते? यदि अंभी और पोरस, राजा अंभी और पोरस बटे नहीं होते तो सिकंदर काट पाते? ये तो इतिहास की बात है, इसमें कोई किंतु परंतु थोड़ी है। तो ये तो हमको बचपन से पढ़ाया गया है। और घर में भी 4 भाई होते हैं तो यही बताया जाता है, भाइयों बच्चों आपस में लड़ना नहीं, बटोगे तो सब लोग फायदा पा लेंगे। और वो किसान, आपने कहानी भी सुनी होगी कि एक किसान होता अपने बच्चों को बताता है, ये 4 बेत हैं, इनको एक में रखो, तोड़ो नहीं तोड़ पाओगे, अलग अलग कर दो सबको तोड़ लोगे। और अगर बिल्कुल रियलिस्टिक सुनना चाहें तो अभी आजाद हिंदुस्तान के समय, आजाद जो पाकिस्तान बना था उसके पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्रनाथ मंडल अनुसूचित जनजाति के थे, उनको यही मुगालता हो गया था कि शेड्यूल कास्ट की कुछ जातियों को मुसलमानों के साथ लेके करेंगे, और फिर कितने दर्दनाक तरीके से कटे थे। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके जोगेंद्रनाथ मंडल जी का इस्तीफा पढ़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसलिए यहाँ विषय चुनाव नहीं है, राजनीति नहीं है, राष्ट्र की एकता और अखंडता है। एकता और अखंडता की जब बात आती है, नवल किशोर जी बस दो मिनट मुझे दे दीजिएगा। मेरे 2 खास मेहमान यहाँ स्टूडियो में आए हैं, उनसे बात नहीं करूंगी, बड़ा खराब हो देखिए ये बहुत ही अन्याय है रूबिका जी, बहुत अन्याय है। रूबिका जी, इसलिए अन्याय है कि आप ऐसा डिबेट अरे अपने गठबंधन सहयोगियों को मौका दीजिए नवल किशोर जी। रूबिका लोग जी, सब- अरे आप बताइए तो आप जवाब लेने नहीं देंगे ना। आपकी इतनी तो चलती है कि आप सवाल बिना मतलब का पूछ लेंगे, लेकिन जवाब भी आपको देने का मौका नहीं दिया जाएगा। इतिहास पढ़ना और इतिहास को समझने में अंतर है। जो दिन रात जो बांटने की बात करता है, आप बताइए ना कि हिंदू की बात करते हैं, दलित पिछड़ा और अगड़ा में अंतर है कि नहीं? जब अम्बेडकर ने संविधान लिखे, उन्होंने जब ये बात कही कि SC ST के साथ जो सदियों से बनते आ रहा है, वो क्यों संघ उस चीज को मानता है? जब आ जाता है तो आप जवाब नहीं जानना चाहते हैं, ना देने देना चाहते हैं। यही कारण है कि आप लोगों को बांट कर भुलवा देते हैं। असल में कारण ये है कि जो लोग आज़ादी में कहीं थे ही नहीं, वो उनको तो मालूम ही है और बताते भी हैं कि आज़ादी 2014 में है, और जो बोलता है वो आपकी सांसद है, आपके पोस्टर पर आए हैं। गिरिराज सिंह जो दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, उनको आप कैबिनेट मिनिस्टर बताते हैं, अपने मंत्रिमंडल में 0 ज्ञान है, 0 नवल किशोर जी, देखिए क्या किया? नवल किशोर जी, आपने कहा मुझे जवाब देने का मौका दे, मैंने आपको बेरोक टोक जवाब देने का मौका दे दिया। अब आप ही के 2 सहयोगी यहाँ पर बैठे नहीं देते ना, मैंने लिया है। हाँ लिया ना। अरे भाई एक ही बात हो गई ना, मैं चाहती तो ना देती, आप बोलते रहते, मैं आपको स्क्रीन से हटा देती, आपकी आवाज कम कर देती ना नवल किशोर जी। पर ये कहते नियत, मैं तो आपके साथियों को मौका देना चाह रही थी जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, आपने लिया मौका और मैंने दिया बहुत मोहब्बत से उस मौके को। लेकिन यहाँ पुरोहित जी, सीधा सा सवाल है कि ये बटोगे कटोगे में किसी को चिंता क्यों होनी चाहिए? ये बात तो सही है ना, मतलब जो भी बटेगा वो कट जाएगा, वो अलग हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, इसमें नफरती भाषण आपको क्यों लग रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले तो मुझे आप पे गर्व है, आप मेरे राजस्थान से आते हैं और आपने मीडिया जगत में मुकाम हासिल किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में, तो मैं आपको सल्यूट करता हूँ। सुधांशु जी का जवाब देना चाहूँगा कुछ सेकंड्स में। सुधांशु जी ने कहा सम्मान की बात करी और एग्जाम्पल किसके दिए? आरिफ मोहम्मद खान के।
खुद की भारतीय जनता पार्टी का आपने कोई उदाहरण नहीं दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपने कांग्रेस से इंपोर्ट कर करके, सामान तो कांग्रेस के पास है लीडरशिप का, मैंने कई बार कहा, वो लेकर के आप सरकारें बनाई, उन आधे सांसद ही करीब करीब आपके कांग्रेस के। तो आप कभी भी अपनी पार्टी की लीडरशिप का कोई उदाहरण नहीं दे सकते। अभी आप यही बातें कर रहे थे ना इतनी, अब आप बात कर रहे हो कटेंगे तो बटेंगे, मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत की दुकान में कटेंगे शब्द कहाँ से आएगा? तो हम तो बोल नहीं रहे कटेंगे कटेंगे, और बट कौन रहा है, कट कौन रहा है, तो आप ही क्रिएट कर रहे हो। ना तो कोई बट रहा है समाज, ना कोई कट रहा है। अभी आपने एक और बात कही, बचपन से हम ये पढ़ रहे हैं, बचपन से हमें, अरे तो भाई बचपन से कांग्रेस का ही शासन था, तो आपको गलत पढ़ा दिया क्या? आप कह रहे हो उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ, तो या तो गलत पढ़ाया और सही पढ़ाया, तो आप कैसे कहते हो कांग्रेस ने गलत सलत पढ़ाया? आप तो ये चीज़ जो नैरेटिव आप क्रिएट कर रहे हो, ये मेरे को नहीं लगता ठीक रहा आज की बात। अब आप बात कर रहे थे रूबिका जी महत्वाकांक्षा की, अलायंस की। देखिए अलायंस बना था राष्ट्रीय स्तर पे, जो संवैधानिक मूल्यों को और सिद्धांतों को ध्वस्त कर रही थी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सेंट्रिक सरकार। अटल जी अडवाणी जी के समय ऐसी कभी कोई बात नहीं उठी, कोई देश परेशान नहीं हुआ, कोई अशांति का शब्द आप जो ले रहे हो कभी अटल जी की सरकार में नहीं हुआ। आज जो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से जो देश परेशान हो रहा है, वो अशांति का कारण है। अशांति का कारण है मैं और मोदी की गारंटी, और कोई नहीं है। और जब आप महागाड़ी की बात करते हो या महायुति की बात करते हो, देखिए अलायंस क्या होता है, जैसे स्क्रीनिंग कमेटियां बनती हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटियां बनती हैं, तो ये डिस्कशन होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो आपस की पार्टियां सब चाहते हैं लड़ना। एक पर्टिकुलर पार्टी में भी 10 आदमी चाहते हैं मैं यहाँ से वरुण जी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। भाई 10 वरुण साल जी में आप लोग मिलिशिया- सब साथ आए और आप ये दावा करते हैं कि 255 पर इनको समेट कर रख दिया। अब जब सब साथ आए हैं तो उस साथ को बनाए क्यों नहीं रख पा रहे? नहीं, बिल्कुल अभी बनाओ। बगल ही में आपके प्रोफेसर जोशी बैठे हुए हैं। 6 सीटों पर, मतलब हरियाणा का चुनाव यहाँ पर खत्म हुआ, ऐलान हुआ नतीजों का, और इन्होंने 6 की 6 सीटें बगैर किसी से बातचीत किए नाम का ऐलान कर दिया। रूबिका जी, किसने इनको कहा था कि आप ऐलान कर दो? 2 सीटें ऐसी दी है, वो खैर और गाजियाबाद, जहां आप लोग 30 साल पहले कभी जीते होंगे। 2002 में उपचुनाव जीती थी ये गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी, दैट्स अबाउट इट। 2004 रूबिका जी, भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में बीजेपी की 2 सीटें आ गई थी। इंदिरा गांधी जी भी हार गई थी, जीत गई। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को हरा दिया, आज किशोरी लाल जी ने स्मृति ईरानी को हरा दिया। ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि जो बातें चर्चा चल रही है पिछले 10 साल, मेरी सुन तो लो, मैं तो सुन रही हूँ प्रभु, मैं तो आप ही की सुन रही हूँ। कब मेरी सुन लो, जो 10 साल में नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया गया है, जैसे कोई मिलिशिया फॉर्मेट है, तो मिलिशिया फॉर्मेट में होता है साहब, एक बटालियन का सिपाही को वहां ट्रांसफर कर दिया, बोल नहीं सकता, असंतुष्ट है तो भी बोल नहीं सकता। तो भाई यह भारत में राजनीतिक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। 10 जने होंगे तो 10 बात करेंगे। एक विधायकी पे एक पार्टी के अंदर ही 10 आदमी टिकट मांगते हैं। कांग्रेस रो घमंड सर चढ़ने बोल रही हो है। नहीं आप यो बात मान नहीं रहा हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हुकुम लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अरे सबके विचार आप लोग घमंड में चूर हो गए हैं, इसीलिए आपके सहयोगी दलों को परेशानी हो रही है। आपको ये लगता है कि हम वो पुरानी पार्टी, ओल्ड ग्रैंड पार्टी, हम जो चाहे वो करे, जीते कि ना जीते, हम जो कह रहे हैं वो सुन लेना चाहिए, इसीलिए तो सब परेशान हो रहे हैं। कितना आपको समझाए, आनंद जी नहीं बोलेंगे, नवल किशोर जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि बड़ा दुश्मन यहाँ पर बैठा हुआ है सुधांशु जी नाम का। तो लेकिन सच्ची बात तो यही है ना कि कांग्रेस घमंड में चूर है, माथा पर चढ़ने बोल रहे हो। नहीं, गलत आरोप रूबिका अब अब चूंकि आपने सारी बातें बोली, सुधांशु जी जरा जवाब दे दीजिए। देखिए वरुण पुरोहित जी को क्या बेहतर उदाहरण ध्यान आया। आरिफ मोहम्मद खान साहब कब कांग्रेस में थे और किस मुद्दे पे छोड़ा था? शाहबानो केस पे। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, शाहबानो केस दुनिया का इतिहास का एक ऐसा केस है जहां पर कि शरिया और संविधान में मतभेद हुआ तो देश की संसद ने सर्वोच्च न्यायालय को रौंद कर शरिया को संविधान से ऊपर कर दिया। यह सिर्फ मुस्लिम देशों में होता था। एक सेकुलर देश बता जाइएगा, मैं माफी मांग लूंगा वरुण जी। यह सिर्फ मुस्लिम देश में होता था कि शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। उस आधार पर आरिफ खान साहब छोड़ के गए थे, मगर कोई बात नहीं। फिर आप ये कहना चाहते हैं कि आप तो बड़े ग्रैंड ओल्ड पार्टी हैं। यही तो आपके साथ समस्या है कि आप उस हकीकत को समझना ही नहीं चाहते कि दुनिया किस तरफ जा रही है और किस प्रकार के परिवर्तन इस समय आ रहे हैं। और इसीलिए हम आपकी पार्टी में इतने लोग छोड़ के चले गए। वो क्यों छोड़ के चले गए? वो उसी कारण से छोड़ चले गए कि बोलने की स्वतंत्रता थी। मान्यवर, अगर सबसे ज्यादा लोगों ने कभी पार्टी छोड़ी है देश के 75 साल के इतिहास में तो कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी है। और अगर सब आरोप लगाया है तो यही आरोप लगाया कि हमें सुनने नहीं दिया जाता था। आपने कांग्रेस के उदाहरण दिए ना, अभी भी बात कहते हैं। आप कांग्रेस के उदाहरण दे रहे हो। कांग्रेस से छोड़ के गए, भारतीय जनता पार्टी में समान नहीं था। आपने समान की तो बात की, मैं वही तो कह रहा हूँ। पूरे देश में कांग्रेस ही कांग्रेस है। आप भी कांग्रेस में हो चुके, समान तो कांग्रेस के पास ही हुआ।
फैक्ट्री तो अरे भाई, मैन्युफैक्चरिंग आप बोल रहे थे, फैक्ट्री मैंने तो बीच में कांग्रेस से डिस्टर्ब नहीं लीडरशिप किया। अच्छा, आप ठीक अपने है। उदाहरण क्यों नहीं देते हो आप? ओके ओके मैं बताना चाहता हूं, एक लाइन बोल दूं बस। देखिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी हैं भारत के इतिहास की जो 73 साल में आज तक कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ। और मैन्युफैक्चरिंग का घमंड रखने वाले लोगों को याद रखना चाहिए, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जिसने कांग्रेस को सत्ता से बाहर ही नहीं किया, क्लियर मेजॉरिटी के साथ 2 बार सरकार बनाई। और मैं कहना चाहता हूं, एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 2 ऐसे प्रधानमंत्री दिए, अटल जी और मोदी जी, जो प्रधानमंत्री बनने से पहले देश का जन जन कहता था यह प्रधानमंत्री होना चाहिए। और कांग्रेस के सारे प्रधानमंत्री कुर्सी पे आके नेता बने। एक-एक करके सिर्फ मैं मनमोहन सिंह जी और इनकी बात नहीं कह रहा हूं, पूरी बात सुनिए, सब मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की बात नहीं कर रहा हूं। राजीव गांधी कुर्सी पे आके नेता बने, उनसे पहले एक दिन पहले कोई उनको नेता नहीं मानता था। इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया की संज्ञा के साथ नेता बनी। नेहरू जी जब सारी कांग्रेस कमेटी पटेल को मानते थे तो गांधी की कृपा से बने। एक नेता कांग्रेस का ऐसा नहीं है जो नेता बन के प्रधानमंत्री बनाओ, सब प्रधानमंत्री बन के नेता बने। हमारे दोनों प्रधानमंत्री नेता बन के प्रधानमंत्री बने। यह होता है व्यक्ति का निर्माण और यह होता है सत्ता के आधार के ऊपर आनंद जी नेता का निर्माण। आनंद जी और नवल किशोर जी, आप जवाब दें उससे पहले प्रोफेसर जोशी, ये 2 सीट का है, आपने सौंप दी, ले लीजिए ना, ले लीजिए 2 सीटें भी। वो 2 सीटें प्रोफेसर जोशी जो कांग्रेस कभी नहीं जीत सकती, मतलब क्यों? देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जिस लड़ाई को लड़ रही है, वो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, जाति जनगणना की, और जो लड़ाई है पीडीए की लड़ाई है। निश्चित तौर पे पीडीए ने कैसा विचलित कर रखा है भारतीय जनता पार्टी को कि कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे, कैंडिडेट डिक्लेयर हो पा रहे। कैसी स्थिति है, कोप भवन में संजय निषाद जी चले गए, ये स्थिति है आज इनकी। और हम लोग लगातार आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो लड़ाई है, किस मुद्दे के साथ लड़ाई है, आज तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कंधों पे और ज़्यादा बोझ ये भारतीय जनता पार्टी ने डाल दी है, क्योंकि इनके जो विधायक है पिटे जा रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव जी को इनके विधायकों की रक्षा करनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है। और इन्हीं के विधायक एफआईआर कर रहे हैं कि दंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करे। तो आज हमारी जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी का युद्ध है, गृह युद्ध है, इसको लड़ने की, पीडीए की बड़ाई को लड़ने की माननीय अखिलेश यादव जी के अच्छा नेतृत्व में प्रोफेसर कर रहे हैं। साहब, अच्छा ये पीडीए मध्य प्रदेश के बुधनी में कैसे पहुंच गया है? वहां कहा है आप कूद पड़े बीच में, कांग्रेस को लड़ने देते ना। देखिए, जिम्मेदारी बनती है, क्या जिम्मेदारी बनती है? वोट काटने की जिम्मेदारी बनती है। वो समाज जिनको ये सामाजिक न्याय नहीं दे पाते, जाति जनगणना नहीं कर पाते, तो माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए एक लामबंद हुआ है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि पीडीए की लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी पूरे देश में ले जाना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब क्लियर कर दीजिए मुझे बस ये बता दीजिए कि कौन नेतृत्व कर रहा है इंडिया गठबंधन का? अखिलेश जी। देखिए, मैंने अभी आपको बोला सामाजिक न्याय, जाति जनगणना। अरे 2 बार नेतृत्व बोल चुके हैं। लेट मी कंप्लीट मैडम, मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, मेरे को थोड़ा सा बताने दीजिए। सामाजिक न्याय, जाति जनगणना, पीडीए, इस आंदोलन को पूरे देश का आंदोलन। सर, एक ब्रेकिंग आ गई है, बड़ी खबर आ गई है। बीजेपी 150 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बड़ी खबर इस वक्त महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, यानी शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी में सीटों को लेकर अब फॉर्मूला तय हो चुका है। अजीत गुट 40 से 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, शिंदे गुट जो है वो 90 सीटों पर, महायुति में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 150 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। आनंद जी, यहाँ पर ये बड़ी खबर आ गई है और हम इंतजार कर रहे हैं वो कौन सा ग्रैंड होटल है जहां पर आपकी बैठक होनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी? ट्राइडेंट। हाँ, ट्राइडेंट। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इन तीनों ही पार्टियों में उन दोनों पार्टियों को अपना गुलाम बनाकर रखी हुई है। हाँ। तो गुलामों को जो भी दिया जाता है, गुलाम नतमस्तक होकर उसे ले लेते हैं, वरना ईडी सीबीआई बैठी है, हाँ। वो ज्यादा सीटें दे देगी। इसके लिए उनकी सीटें न लेनी पड़े तो जो सीटें प्यार से बीजेपी दे दे वो ये लोग ले लेंगे। अभी बात हो रही थी एकता की, सामाजिक समरसता की, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, आरिफ मोहम्मद खान साहब की, लेकिन ये सुधांशु भैया भूल गए कि देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान वोट जिहादी है। जब आप कहते हो कि मुसलमान वोट जिहादी है, तब आप कितना भी एपीजे कलाम साहब का नाम लो, मोहम्मद आरिफ खान साहब का नाम लो, लोग नहीं समझ पाते कि आप कहना क्या चाहते हो। आप एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास,
रूबिका जी, हमें बचपन से सिखाया जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो। हम हिंदू हैं, आई एम अ मैड 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 हिंदू, मुझे इसका गर्व है। लेकिन अगर कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो वो भी अपने धर्म को उतना ही प्यार करता होगा जितना हम करते हैं। हम यही कहते हैं कि जो राष्ट्रवादी है, जो देशभक्त है, वो हमारा है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। यही हमारे नेता, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी हमें सिखा कर गए हैं। लेकिन अब बीजेपी बदल गई है। अब बीजेपी अलग अलग चश्मे से देखती है, अब लाभ का चश्मा लेती है। जब महाराष्ट्र में मुसलमान वोट नहीं दिए तो वोट जिहादी कह दो, और जब कहीं इनको कुछ दिखाना है पिक्चर तो कह दो सबका साथ सबका विकास। तो ये जो मानसिकता में बीजेपी के बदलाव आया है ना, इसीलिए पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि मानसिकता में बदलाव बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे में नहीं आया है। दे आर मैड 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 हिंदूज। आप लोग वोट जिहादी कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही ये तो हिंदू धर्म का विचार है, सर्व पंथ समभाव और सभी के प्रति सम्मान का भाव। मगर आनंद दुबे जी, मैं सिर्फ 2 उदाहरण कोट कर रहा हूं। फरहाद हाकिम पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं और उनकी वीडियो रील अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो अभागे हैं और उनके साथ बुरा होगा, जो मुस्लिम है वही सही है। अब आइए, दूसरा वीडियो अवेलेबल है। तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब तमिलनाडु में हैं तो जॉर्ज पुनिया नामक एक पादरी जो भारत से इतनी नफरत करता है कि वो कहता मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती पे मेरा वो पैर न टच हो जाए, वो राहुल गांधी को समझा रहा है कि हिंदू धर्म में जो शिव शक्ति है सब कुछ नहीं है, वास्तविक शक्ति तो हमारे यहाँ है। बस ये 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप बता सकते हैं कौन किसके प्रति सम्मान करता, कौन किसके प्रति अपमान रखना चाहता। तो जो 2 व्यक्ति का वीडियो है, ईमानदारी से वीडियो का नाम लिया ना अभी, को जोड़ दोगे। आप बताओ बीजेपी ये तो के कितने मंत्री है भाई, मिशनरी और स्कूल आज में पढ़ाते हैं बच्चों को? आपके बीजेपी के कितने नेता अपने बच्चों को मिशनरी स्कूलों में और वो पढ़ाते राहुल हैं? गांधी ने लाइन लगा लगा के पढ़ाते हैं। मैंने कराया आपके नेताओं के बच्चों के। जाहिल है। पुरोहित जी, आनंद जी, सुधांशु जी और नवल किशोर जी, शुभरास्ता जी, प्रोफेसर जोशी, अभी वक्त है, मुझे इजाजत दीजिए। लेकिन बढ़िया डिबेट हुई है, लोगों ने इस डिबेट को पसंद किया इसलिए क्योंकि कोई किसी के परेशानी इस बात की हो जाती है कि आप मर्यादा तोड़ देते। मर्यादा में रहकर कितनी कड़वी बातें कही है ना, आनंद आता है। यही देश की स्पिरिट है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।